मैं शुरुआत सबसे पहले राकेश जी आप ही से करना चाह रही हूँ। आप सत्ता में हैं भाई, डबल इंजन की सरकार की बात हमेशा से कही जाती रही है बीजेपी की तरफ से। 400 पार की बात हुई, 80 सीटें यहां से आती हैं। 2014 की बात करें 71 सीटें थी, 2019 में वो 62 पर आ गई। इस बार आपको क्या आंकड़ा नजर आ रहा है? 62 आई थी, गठबंधन के साथ 64 थी और बाद में बाई इलेक्शन में हमने रामपुर और आजमगढ़ जीत करके उसको छाछट करने का काम किया था। ये तब जब सपा और बसपा का सबसे बड़ा गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी पूरी तैयारी की है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने वाली है। उसका कारण है क्योंकि विपक्ष इस बार एकजुट नहीं है, विपक्ष के भीतर भयंकर बिखराव है और पार्टी के भीतर बिखराव है। आज लखनऊ में जिस तरह से उनके दो कैंडिडेट उतर गए हैं, समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि प्रत्याशी किसको बनाए। रविदास मेहरोत्रा का नामांकन कराती है, फिर सब्स्टिट्यूट नामांकन के रूप में आशुतोष वर्मा का नामांकन करा देती है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं जहां समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी रात को सपना देख करके अखिलेश जी ने सुबह बदल दिया और दिन में फिर सपना देख करके शाम को फिर बदल दिया है। ऐसे प्रत्याशी इतना बदलते रहे हैं तो उनके चुनाव जीत करके प्रत्याशी कैसे आएंगे, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, उस काम के आधार पर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत करके आएंगे। जैसे राजस्थान में जीत करके आते हैं, जैसे हिमाचल में जीत करके आते हैं, जैसे उत्तरांचल में जीत करके आते हैं, जैसे दिल्ली में जीत करके आते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि इस बार 80 में 80 सीटें मोदी जी के लिए जिताना है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात जब कह रही है तो उसके पीछे एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इन दोनों सरकार के डबल इंजन ने जो काम करके दिखाया है। आज 4 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं, 13 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में आज शौचालय के कनेक्शन शौचालय पहुंचे हैं। आज 3.5 करोड़ से लोगों को उजाला योजना के तहत बिजली का कनेक्शन मिला है। 1 करोड़ घरों पर हम सोलर पैनल बैठाल करके उनके बिजली के बिल को शून्य कर रहे हैं। 1 करोड़ महिला लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में इतना काम किया है, इसलिए विश्वास से कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे। लेकिन राकेश जी, नाराजगी तो भाई बीजेपी के नेताओं में भी नजर आई। हमने देखा ठाकुर वोट बैंक जो है, ठाकुरों की नाराजगी की बात जगह जगह की जा रही है। दूसरी तरफ हम ये भी बात चर्चा है कि जो चयन किया गया है, आरएलडी के साथ में गठबंधन हुआ, शुरुआत की अगर हम 2 फेसेस की बात करें तो कैंडिडेट के चयन में भी एक नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय नेता जो हैं वो अपेक्षित महसूस करें। आप, मैं चाहूंगी इसका जवाब दे, फिर मैं देखिए ये अफवाह तंत्र है। ये अफवाह तंत्र कभी कहता है कि गुजर नाराज है, ये अफवाह तंत्र कभी कहता है कि जाट नाराज है, ये अफवाह तंत्र कभी कहता है कि ब्राह्मण नाराज है और ये अफवाह तंत्र इस बार कह रहा है कि क्षत्रिय नाराज है। सच बात यह है कि जाति और जमात की राजनीति से उत्तर प्रदेश को आज बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वरना इसी उत्तर प्रदेश में कैसे ट्रिपल सी काम किया करता था, कास्ट, क्राइम और करप्शन। इस कास्ट, क्राइम और करप्शन के भंवर जाल से निकाल करके उत्तर प्रदेश को आज प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है बल्कि इसको आज तंत्र में लागू करने का काम किया है। इसलिए हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने वाली है। मैं मनीष जी और अनिल जी का रुख करूं, लेकिन राकेश जी, कई सवाल जो है सुनील जी ने आपकी तरफ दाग दिए हैं। देखिए, कम से कम सुनील जी को इस बात के लिए तो धन्यवाद करेंगे कि अखिलेश यादव जी ने वोट जिहाद का बचाव करने का प्रयास किया था। इन्होंने कम से कम मान लिया कि जो गलत है उसको गलत स्वीकार करना चाहिए। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि सरकार अपनी उपलब्धियों पर बात करे। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही आवास की बात की। क्या प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिला है? आपको इस पे आपत्ति है? क्या लोगों के घर में शौचालय बने हैं? इसको लेकर आपको आपत्ति है? क्या लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है? इसको लेकर के आपत्ति है? क्या लोगों के किसान सम्मान निधि के तहत खाते में 6,000 रुपए पहुंचा है? क्या आपको इसको लेकर आपत्ति है? 25 करोड़ लोग आज नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि गरीबी रेखा से निकल करके बाहर आ गए हैं। क्या इसको लेकर के आपकी आपत्ति है? 550 विश्वविद्यालय से आज बदल करके 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी देश में बन गई है। क्या इसको लेकर के आपकी आपत्ति है? आज तो हम देश के विकास के कार्यों पर ही बात कर रहे हैं, यह हिसाब हमसे मांग रहे हैं। लेकिन 5 वर्षों तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 से लेकर 17 तक, तो 17 में जब हिसाब देना था तो कालिदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग के बीच में कैसा द्वंद्व छिड़ा हुआ था, यह भी हमने देखा है। उसी द्वंद्व में सुनील साजन जी भी निकाल करके पार्टी से बाहर किए गए थे। इनको याद होगा, वो कड़वी बातें मैं याद दिलाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि हमसे हिसाब मांगा है तो याद दिला रहा हूं कि आपको जब हिसाब देना था तब चाचा भतीजे के बीच में युद्ध ठान दिया था। हम युद्ध नहीं ठानते हैं, हम
हिसाब जवाबदेही के साथ लेकर के जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी स्वयं जनता के बीच में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को नोटिस जारी हुआ है, मैं मानता हूं कम से कम अब केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर के आपकी आपत्तियां तो शायद खारिज हो गई होंगी कि वो प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। अरे भाई, शिकायत दर्ज अगर हुई है तो नोटिस का जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नोटिस गई है, नोटिस का जवाब भी होगा, लेकिन जिन्होंने सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया हो, हल्ला बोलकर जिन्होंने नारा दे दिया हो और ये कह रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना, अरे प्रज्वल रेवन्ना तो जिस पार्टी के नेता है उस पार्टी के साथ गठबंधन तो कांग्रेस पार्टी का था जिस समय के ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी न बचाने का काम करती थी न करती है। गायत्री प्रजापति के लिए प्रचार आप कर रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए। एक रेप के आरोपी जिसके खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, उसको आपने प्रत्याशी बना करके बाकायदा प्रचार किया था। ये पाप इतने आपने किए हैं, इस पाप की गठरी को लेकर कब तक ढोएंगे? खुद डर करके भाग जाने वाले नहीं है। हम डरो मत कह करके अमेठी छोड़ करके रायबरेली जाने वाले नहीं है। और आपको क्या लगा है कि रायबरेली आबरू बचा लेगी क्या? इस बार रायबरेली भी आपको वही परिणाम देने वाली है जो परिणाम अमेठी से आया था। आप जानते हैं कि वायनाड आप हारने वाले हैं, इसलिए सुरक्षित आपने पनाह लेने के लिए मां की छांव में, जहां से मां सांसद रही हैं, लेकिन माताजी तो स्वयं जान गई थी कि रायबरेली से चुनाव जीतना संभव नहीं है, इसीलिए राजस्थान के रास्ते राज्यसभा से चली गई थी। बेहतर था कि राहुल जी के लिए भी आप राज्यसभा का विकल्प देखते, लेकिन आप रायबरेली लेकर के आए हैं। इस बार रायबरेली भी मुकम्मल जवाब देगा, क्योंकि बिना सपा की बैसाखी के आप चल नहीं सकते थे और समाजवादी पार्टी की बैसाखी तो खुद ही जर्जर है। आज मनोज पांडे इनके विधायक ऊंचाहार से वो पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हैं। आज उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है। कैसे चुनाव लड़ेंगे रायबरेली में? आज गौरीगंज में राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ करके किनारे खड़े हैं। इस जर्जर बैसाखी के बल पे आप चुनाव लड़ने की उम्मीद लगा करके आए हैं। ये चुनाव आपके बस का नहीं है। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। सच बात यह है कि लंबे समय तक इस देश में नेहरू गांधी परिवार का शासन रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप तमाम मुद्दे गिनाने का काम कर रहे हैं। इन मुद्दों पर आज सफलता प्राप्त है। हम तो चुनौती लेकर के कह रहे हैं कि 10 वर्ष का यूपीए का शासनकाल और 10 वर्ष का एनडीए का शासनकाल, इन दोनों के बीच में तुलना कर लीजिए। याद करिए कि कब महंगाई डबल डिजिट में गई थी। जब देश के अर्थशास्त्री मशहूर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब महंगाई दर डबल डिजिट में थी। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी डबल डिजिट में नहीं जाने पाई। बस एक छोटी सी बात जोड़ दूं, इन्होंने तुलना कर दी कि गुजरात छोड़ करके मोदी जी उत्तर प्रदेश चले आए तो गुजरात छोड़ करके भाग आए। अरे भाई, 25 की 25 सीटें वहां, गुजरात की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उत्तर प्रदेश में तो केवल एकमात्र सीट कांग्रेस जीती थी और वो एकमात्र सीट आज बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से तुलना करने की कोशिश मत करिए गुजरात की, और मोदी से तुलना मत करने की कोशिश करिए आज गांधी परिवार। सवाल बार बार इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि हमने देखा, खासतौर से अगर हम पिछले 2 फेसेस की बात करें तो उसके पहले जो चुनाव प्रचार हो रहे थे, जो भाषण हो रहे थे, उनका ट्रैक बहुत अलग था। लेकिन पहले चरण के बाद से ही ट्रैक थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ। टोन खुद पीएम मोदी की भी शब्दों का या फिर जो मुद्दे हैं वो बदलना शुरू हुए। और पिछले कुछ भाषणों से, चाहे बात हम सीएम योगी की करें, अमित शाह की करें, ऐसा लग रहा है बहुत प्लान्ड वे में मुद्दे भी जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हुए। उसकी क्या वजह नजर आती है? अब हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, मंगलसूत्र की बात हो जाती है, ठीक है, हम वोट जिहाद की बात तो करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात हो जाती है, घुसपैठियों की बात हो जाती है। ये मुद्दे कौन उठा रहा है? क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, न्याय पत्र जिसको बता रहे हैं, उसमें बहुसंख्यकवाद का विरोध करने की बात कही है? क्या यह सच? अरे आप, मैंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। देश की जनता भी पढ़ रही है, आप रोक दीजिए, देश की जनता भी पढ़ रही है। बहुसंख्यकवाद का विरोध करने की बात आपने सबसे पहले लिखी है। झूठ बोलेंगे भाई, हद है किसी बात की। सबसे पहले आपने लिखा है, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ, कॉपी लेके आए, आपके प्रधानमंत्री ने पढ़ा, आपके मुख्यमंत्री ने पढ़ा, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप बहुसंख्यकवाद का विरोध करने की बात आपने लिखा है इसमें। आप पढ़िए, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप मैनिफेस्टो नहीं पढ़े हैं। अपना मैनिफेस्टो पढ़िए ना। बहुसंख्यकवाद का विरोध इसमें नहीं लिखा होगा। आप तय करिए राजनीति। लिखा है कि युवाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप तय करके बताइए, गरीब घर की महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। चुनौती देकर कह रहा हूं, या तो आप राजनीति छोड़िए या मैं राजनीति छोड़ूंगा। बहुसंख्यकवाद का विरोध इसमें लिखा है या नहीं लिखा है? इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? बहुसंख्यकवाद का विरोध इसमें लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपके मैनिफेस्टो में। पढ़ के दिखा दीजिए। अरे मैं पढ़ के भी पढ़ा है, पढ़िए ना, लाया तो मैं दिखा देता हूं। अरे आप निश्चिंत रहिए, फोटोकॉपी मत दिखाइए। आपके बहुसंख्यकवाद का विरोध आप करने की बात करिए। पढ़िए। मुस्लिम पर्सनल लॉज के बारे में स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, जो संविधान का अनुच्छेद 44 कह रहा है कि हम इस देश पे यूसीसी लेकर के आएंगे। यूसीसी लेकर मैं मैनिफेस्टो लाया हुआ, पढ़ लीजिए। अम्बेडकर कह रहे हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है पढ़ने तैयार की। नहीं है। ये कहते हैं कि हम पर्सनल लॉज लेकर के आएंगे। ये फोटोकॉपी लेकर मत घूमिए, आपकी फोटोकॉपी जनता तक वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और वो मैं नहीं कहता। आपकी नियत है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की, तुष्टीकरण करने की कोशिश करिए। नियत है आप कॉन्स्टिट्यूशन पर। आप संविधान कोई मुद्दा नहीं बचा है। आप संविधान हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान। रुकिए, आप सुनिए। जनता मांग रही है नौकरी, जनता मांग रही है। सवाल मुझसे पूछा गया था, आप बीच में बोलने लगे, ये अच्छे तरीका नहीं है। आपने कहा कि
संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि इस देश के संविधान में 106 संविधान संशोधन हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संविधान संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है? क्या यह सच नहीं है कि देश की आजादी के बाद 1 साल के भीतर, संविधान लागू होने के 1 साल के भीतर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का पहला संशोधन किया, जो अभिव्यक्ति की आजादी में करने का काम किया? क्या यह सच नहीं है कि भारत के संविधान की आत्मा, भारत का प्रियम्बल, आपने प्रियम्बल में संशोधन करने का काम किया, भारत के संविधान की आत्मा को छलनी करने का काम किया? आपने देश में तानाशाही थोप करके 42वां संविधान संशोधन किया, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का काम किया। आपने संविधान को बार बार तोड़ा है, मरोड़ा है, कुचला है, और आरोप हम पर लगा रहे हैं। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा कर रहे चमन की रहनुमाई का। भगवान राम का पूरा जीवन आप जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि समाजवाद क्या है। यही तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि छुआछूत नहीं। बोल लेना आप, बीच में थोड़ा सा नहीं बोल लेना, आप पूरा बोल लेना, क्योंकि आप केवल तुलसी के राम पढ़ करके आए हैं। आप कबीर के राम पढ़िए, केवट के राम पढ़िए, सबरी के राम पढ़िए, तब समझ में आएगा कि भगवान राम का जीवन कैसा था। तो राम में भी बंटवारा हो गया है क्या? काश कि भगवान राम को पढ़ने का काम और अपने जीवन में उतारने का काम अखिलेश जी ने किया होता, तो राजा दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने कैसे अपने पिता को अध्यक्ष पद से हटा करके पार्टी पर कब्जा करने का काम किया था। काश कि रामायण पढ़ी होती तो शायद जैसे भरत ने भाई के खड़ाऊ को रखकर सिंहासन पर राजपाट चलाने का काम किया था, चाचा को बाइज्जत इस तरह से बेइज्जत करके घर से बाहर निकालने का काम न किया होता। काश की रामचरितमानस आपने पढ़ी होती। लेकिन रामचरितमानस को फड़वाने का, फुकवाने का अपराध आपने जरूर किया है। इस अपराध का खामियाजा भी आपको इसी चुनाव में भुगतने वाले हैं। आपने पार्टी से बाहर निकाला तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बाद में बाहर निकाला आपने पार्टी से, लेकिन तब तक तो देर बहुत हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव के इशारे पर जितना हिंदुओं को, जितना साधु संतों को, जितना सनातन को अपमानित करने का काम आपने किया है, उसका खामियाजा तो इस लोकसभा के चुनाव में आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन 2 लड़कों का साथ तो उत्तर प्रदेश ने 2017 में भी देखा था। ये 2 लड़कों की जोड़ी आई थी और कैसे जनता ने खारिज किया था। ये बुआ भतीजे की जोड़ी को भी उत्तर प्रदेश देख चुकी है। अब किसी प्रकार के गठबंधन उत्तर प्रदेश में सफल होने वाले बातें, एक तो सरकारी नौकरी और दूसरा रोजगार। मुझे लगता है इन दोनों बातों के बीच में अगर अंतर तय कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 6 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जातिवाद, बिना किसी भ्रष्टाचार के देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बेरोजगारी की दर 17.4% थी, और आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में बेरोजगारी की दर 2% के नीचे है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की केवल 2 यूनिट हुआ करती थी, आज 150 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है। इससे रोजगार का सृजन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रोजगार का सृजन होता है। अब मुझे लगता है अगर कोई पूरी सब्जी बेचता है तो यह हेयता का काम नहीं है। चोरी डकैती करने से बेहतर है कि वो अपने पैरों पर खड़ा रहे, वो जॉब सीकर न हो, जॉब क्रिएटर हो। पूरी सब्जी बेचने वाला भी 5 लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है।